दोस्तों, जीवन बीमा कारोबार में एक अभिकर्ता के लिए जो सबसे दुखद समय होता है वह होता है जब उसको अपने किसी ग्राहक को मृत्यु दावे का भुगतान दिलाना पड़े। निश्चित रूप से हम सभी जब फील्ड में जाते हैं तो अपने ग्राहकों से या जो हमारे नए प्रॉस्पेक्ट होते हैं उनसे सुबह से लेकर शाम तक हम यह कहते ज़रूर हैं कि सर, आप एक पॉलिसी खरीद लो। कल को यदि आपको कुछ हो जाता है तो जो जीवन बीमा की पॉलिसी है इससे आपके परिवार को जीवन बीमा का बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत सारे ऐसे एलआईसी अभिकर्ताओं को जानता हूं, जब वह सुबह भगवान के सामने जाते हैं तो वह यही प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे ईश्वर, मेरे किसी भी ग्राहक के साथ कोई भी अनहोनी घटना घटित न हो। हे प्रभु, हमारे हर ग्राहक की कमाई को बढ़ाना और उसकी कमाई को बरकत देना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा जो एलआईसी का अभिकर्ता है वह ऐसा क्यों कहता है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जब आपकी कमाई बढ़ती है तब हमारा अभिकर्ता आपसे जाकर यह कह सकता है कि सर, एक पॉलिसी और खरीद लो, क्योंकि जब आप फिर से एक पॉलिसी खरीदेंगे तो उसको भी 2 पैसे की आमदनी होगी। उस आमदनी से उसके बच्चे, उसके परिवार के खर्चे पूरे होंगे, वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जीवन बीमा कारोबार के दौरान हमारे एलआईसी के अभिकर्ता को बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी मेरा वह अभिकर्ता पूरी दृढ़ता के साथ आपकी सेवा में तत्पर रहता है। आपको जीवन बीमा से संबंधित तमाम तरह की सेवाएं आपको प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अगर आप एलआईसी के अभिकर्ता हैं तो मैं चाहूँगा कि क्या मैं यह जो बोल रहा हूँ ऐसी भावनाएं आपके मन में होती हैं या नहीं होती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जीवन बीमा का जो कारोबार है वह मूल रूप से इस चीज़ पर आधारित होता है कि अगर किसी परिवार का मुखिया उस परिवार के साथ न हो तो हम उस परिवार को बीमा की सुरक्षा दिला सकें। लेकिन कमाल की बात क्या है, अगर आप एक एलआईसी के अभिकर्ता हैं तो मुझे लगता है कि आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आपको नए प्रॉस्पेक्ट कैसे बनाने हैं? अगर कोई प्रॉस्पेक्ट बीमा कारोबार के दौरान या जब किसी पॉलिसी को आप प्रेजेंट करते हैं उस समय अगर कोई ग्राहक बीमा पॉलिसी खरीदने से इनकार करता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो आप उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे? इन सभी तमाम मुद्दों पर तमाम तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। आपको समझाया जाता है कि आप अधिक से अधिक बीमा पॉलिसी को कैसे बेचें। लेकिन जो जीवन बीमा का मूल आधार है, यानी कि मृत्यु दावा, यह मृत्यु दावा कैसे किया जाता है? आप अपने ग्राहक को मृत्यु दावे का भुगतान आसानी से कैसे दिला सकते हैं? इसकी जानकारी के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको एलआईसी ऑफिस की ओर से या अगर कोई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इससे संबंधित जानकारियाँ तो नहीं ही दी जाती हैं। अगर आपने ऐसी कोई जानकारी ली है या ऐसा कोई ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया है तो मैं चाहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज मैं यह एक शुरुआत करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब पॉलिसी में मृत्यु दावा आ जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हमको एलआईसी में एक एप्लीकेशन लिखकर एलआईसी को सूचना देना होता है। तो यह एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, या फिर देखिए, मैं आपकी सुविधा के लिए यह जो एप्लीकेशन है इसका एक डमी डाटा के साथ एक पीडीएफ फाइल मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा और मैं अभी आपको दिखा देता हूं। आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एक ब्लैंक एप्लीकेशन भी मैं दे दूंगा, यानी कि आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं और प्रिंट आउट कराने के बाद जो मृतक पॉलिसी धारक है उसका नाम, उसका पॉलिसी नंबर, उसकी डिटेल डालकर और नॉमिनी का सिग्नेचर करा के आप उसको जमा कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको वह पीडीएफ फाइल जो है मैं उसको दिखा देता हूं ताकि आप इसको डाउनलोड कर लें, फिर हम लोग आगे की जानकारी लेते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहां पर मैं सबसे पहले आपको यह जानकारी दे देता हूं कि आप इस फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, चाहे आप मोबाइल यूज़र हों या फिर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों, आपको अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेना है और गूगल के सर्च बॉक्स में जीवन बीमा बाज़ार लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप जीवन बीमा बाज़ार लिखकर सर्च करेंगे, पहला जो साइट है यह आपको मेरी वेबसाइट का मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए, एजेंट सेक्शन में आपको जाना है। अगर आप मोबाइल से अगर आप हमारी वेबसाइट पर जा रहे होंगे
तो आपको होम का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बगल में एक तीर जैसा बना हुआ दिखाई देगा, उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही एजेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको LIC फार्म इन्फो दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर विभिन्न तरह के फार्मों के विषय में जानकारी दी गई है। आपको अगर किसी भी फार्म के विषय में जानकारी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको बिल्कुल नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए LIC के डेथ क्लेम फार्म की जानकारी ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ देखिए LIC में मृत्यु दावा हेतु आवेदन पत्र यह लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर LIC के एप्लीकेशन के विषय में, मतलब कि डेथ क्लेम एप्लीकेशन के विषय में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो PDF फाइल है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए डाउनलोड की बटन बनी हुई है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे 24 सेकंड का टाइमर चलेगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, वेट कर लीजिए। जैसे ही ये 24 सेकंड का टाइमर पूरा होता है आपको यह PDF फाइल मिल जाती है, ऑटोमेटिकली ही आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह देखिए डाउनलोड का प्रोसेस हो चुका है और अब देखिए ये यहाँ पर घूमने लगा डाउनलोड का प्रोसेस, और ये देखिए फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुकी है। तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। तो यह मेन पेज है। इसके बाद यह दूसरा पेज है। इसमें जो है यह डमी डाटा के साथ यह सैंपल फाइल दी गई है। और यह जो फाइल है, अगर क्लाइंट जो है, मतलब जो मृतक पॉलिसी धारक है, अगर उसकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है और उस पॉलिसी के लिए क्लेम करना है तब आप इस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। यह देखिए डमी डाटा दिया हुआ है। और दूसरा जो फार्म है, मान लीजिए आपको जो मृतक पॉलिसी धारक है उसने अपने जीवन पर कई बीमा पॉलिसी ली हुई है, तो उसके लिए इस एप्लीकेशन फार्म का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए है क्या, मान लीजिए आज की डेट में आपने वीडियो को देख लिया है, आपको चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन संभव है कि कल की डेट में जब आपको यह कार्य करना पड़े तो उस समय आपको चीज़ें हो सकता है कि आपके दिमाग से उतर जाएं। तो इसलिए यह डमी डाटा फाइल दी गई है कि एक बार अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो यह आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन है क्या कि अब इस एप्लीकेशन को आप भर तो नहीं पाएंगे ना, तो उसके लिए देखिए यह एक फार्म के रूप में इसी एप्लीकेशन को लिखा गया है। आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिए। यह देखिए एक पॉलिसी के लिए, मतलब अगर कस्टमर की एक ही पॉलिसी है और उसमें मृत्यु दावा करना है तब यह एप्लीकेशन है, और अदरवाइज अगर उसकी एक से अधिक पॉलिसी है तब इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। तो आप कीजिएगा क्या कि आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद यह देखिए चौथा पेज है और पांचवा पेज है। इस चौथे और पांचवें पेज को प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा और उसकी मल्टीपल कॉपी फोटो स्टेट वाइज देखिए प्रिंट आउट कराएंगे। तो देखिए हमारे क्षेत्र में तो 5 रुपया लगता है, आपके यहाँ क्या खर्च है मुझे नहीं पता है, और बताइएगा आपके यहाँ भी 5 रुपये खर्च आता है, कमेंट करके बताइएगा क्या प्रिंट आउट का खर्च है। तो एक बार जब प्रिंट आउट करा लेंगे तो उसके बाद उसकी मल्टीपल फोटो स्टेट कॉपी करके आप रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको इस PDF फाइल को डाउनलोड करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यह जो फार्म है इस फार्म को डाउनलोड कर लिया होगा। तो अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर आप किसी डेथ क्लेम को दिलाने के लिए आप कार्रवाई करने जा रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार ग्राहकों के द्वारा या जो पॉलिसी में नॉमिनी है उस नॉमिनी के द्वारा, कभी कभी एजेंट के द्वारा कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर दी जाती हैं जिसकी वजह से कि बाद में क्लेम के पेमेंट होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम बारी बारी से हर चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आप LIC के एजेंट हैं तो इन चीज़ों को नोट ज़रूर कर लें। और जिस स्टेप को मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस स्टेप से चलते हैं तो यकीन मानकर चलें कि आपको क्लेम मिलने में, या आप जिस क्लाइंट को क्लेम का पेमेंट करा रहे हैं उसको क्लेम दिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों, जब कभी भी आप एलआईसी अभिकर्ता के रूप में आप किसी क्लाइंट को डेथ क्लेम का पेमेंट दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हों, तो आपको सबसे पहले 6 मूल चीज़ों का ध्यान देना है और इसमें कहीं भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो यकीन मानकर चलें कि क्लेम में विलंब होगा ही होगा। इसमें सबसे पहला चीज़ है नाम, दूसरा चीज़ है डेट, तीसरा चीज़ है टाइम, चौथा चीज़ है रीज़न, अभी मैं इन चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, पांचवा चीज़ है एज, और छठवां चीज़ है सिग्नेचर। डेथ क्लेम में जब आप एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं और आखिरी फॉर्म भरने तक, यानी कि जब डेथ क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करा लेंगे और एलआईसी में जब आप जमा करा लेंगे, उससे पहले तक जहां कहीं भी इन चीज़ों की आवश्यकता होगी आप बहुत ही सावधानी से भरेंगे। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इन बातों को मैं स्पष्ट करूं, मैं कुछ बात और बताना चाहता हूं। देखिए, एलआईसी के डेथ क्लेम में 3 प्रमुख किरदार होते हैं। पहला किरदार होता है वह मृतक पॉलिसी धारक, यानी जिसने पॉलिसी ली हुई थी, जिसकी डेथ हो गई थी, वह सबसे पहला किरदार होता है। दूसरा किरदार होता है दावेदार या फिर नॉमिनी। अब देखिए, कई बार जो खासतौर से हमारे नए अभिकर्ता मित्र हैं वो दावेदार और नॉमिनी में अंतर नहीं समझ पाते, यह समझना होगा। देखिए, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जैसे आप बीमा पॉलिसी बेचते हैं तो बीमा पॉलिसी बेचते समय आपने पॉलिसी में जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया वह नॉमिनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, और मैंने तो कई बार फेस किया हुआ है, कि जब आप पॉलिसी का क्लेम दिलाने के लिए जाते हैं तो पता ये चलता है कि पॉलिसी में जो नॉमिनी है वो वर्तमान में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में परिवार का जो लीगल वारिस होता है, अब ये आपको तय करना होगा कि उसका लीगल वारिस कौन है। संक्षेप में मैं अगर कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ, उसकी वाइफ हो गई, अगर उसने कोई दूसरी मैरिज नहीं की है तब उस कंडीशन में, तो उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसके माता पिता हो गए, तो यह लोग पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं, मृत्यु दावा लेने के लिए यह क्लेम कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई व्यक्ति पॉलिसी का क्लेम पाने के लिए अगर इस फॉर्म को या एप्लीकेशन के कार्रवाई को पूरा कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको नॉमिनी नहीं लिखेंगे, हम उसको दावेदार लिखेंगे। और अगर पॉलिसी का क्लेम वह व्यक्ति कर रहा है जो वास्तव में पॉलिसी बॉन्ड के अंदर नॉमिनी है, तब हम उसको नॉमिनी के रूप में संबोधित करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार आप फील्ड में जब काम करने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैन बी पॉसिबल, जब आप फील्ड में जाएं तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति पॉलिसी में पहले से क्लेम किया हो सकता है कि नॉमिनी हो सकता है कि दावेदार हो। ऐसी कंडीशन में सपोज दैट कि कोई दूसरा व्यक्ति उठता है और वह कहता है कि मैं इस पॉलिसी का वास्तविक हकदार हूं, मुझको पैसा मिलना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपसे यह पूछा जाए कि क्या एलआईसी के यह जो डेथ क्लेम का पैसा है यह हमको मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ और सब कुछ जज करते हुए तब आपको वहाँ जवाब देना चाहिए। देखिए, किसी भी पॉलिसी में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नॉमिनी है वही क्लेम करेगा। अगर कोई उस मृतक बीमा धारक का लीगल वारिस है तो वह भी क्लेम कर सकता है। लेकिन होगा क्या, सपोज दैट कि एक पॉलिसी में क्लेम का भुगतान होने से पहले अगर एक पॉलिसी में 2 दावेदार हो जाते हैं, यानी सपोज दैट कि पहले से किसी नॉमिनी ने क्लेम कर दिया और दोबारा किसी ने दावेदार के रूप में उस पॉलिसी में क्लेम कर दिया, तो एलआईसी करेगी क्या कि उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन उसका भुगतान नहीं करेगी। वह भुगतान फिर कोर्ट के माध्यम से होगा। ये जो दोनों ही पार्टियां हैं, इन दोनों ही पार्टियों को कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में यह साबित करना होगा कि उस पॉलिसी का वास्तविक हकदार कौन है, और कोर्ट जो भी निर्णय लेगी उसी के आधार पर उसी व्यक्ति को एलआईसी पेमेंट कर देगी। तो अगर इस तरह का कोई दावा आपके सामने आता है तो आप इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि देखिए, निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का आपने बीमा किया है वह आपके करीबी होगा, या हो सकता है कि आप फील्ड में जाएं तो किसी और एजेंट ने भी बीमा किया हो और वह व्यक्ति आपसे सपोर्ट मांग रहा हो। तो हर चीज़ों को देखते हुए और एक कहा जाए ना, मानवता के आधार पर जो चीज़ सही हो वही निर्णय आप कीजिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा, और इसी वजह से मैं यह जानकारी को इसी जगह स्पष्ट कर दिया हूँ। चलिए फिर से हम अपने मुद्दे पर लौटते हैं। तो एलआईसी की पॉलिसी में देखिए 3 प्रमुख किरदार हैं। पहला, जो मृतक पॉलिसी धारक है वह पहला किरदार है। दूसरा किरदार या तो नॉमिनी होगा या तो दावेदार होगा, यह दूसरा किरदार हो गया। और तीसरा किरदार होता है हमारा एलआईसी का अभिकर्ता। इसके बाद देखिए 2 और भी किरदार होते हैं। आप इन 2 किरदारों को आप द्वितीयक किरदार कह सकते हैं। एलआईसी की डेथ क्लेम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
दो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि मृतक बीमा धारक को काफ़ी लंबे समय से जानते हों और उनकी अंतिम क्रिया में, चाहे उनको दफनाया गया हो चाहे उनको जलाया गया हो, उस अंतिम क्रिया के समय वहाँ पर उपस्थित रहे हों। और देखिए, एक एजेंट के रूप में आपको सबसे पहले जो नॉमिनी है या फिर जो दावेदार है उसको यह जरूर बता देना चाहिए कि यह जो दो द्वितीयक किरदार हैं, यह ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका संबंध परिवार में नहीं होना चाहिए, या यूं कहूं कि ब्लड रिलेशन इनका नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कोई दो व्यक्ति को वह ढूंढ लें। अब देखिए, फिलहाल ये जो दो व्यक्ति हैं इनके विषय में हम लोग अपने आने वाली वीडियोस में जहां ज़रूरत होगी वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन तीन मुद्दों पर आते हैं, मतलब इन तीन लोगों के ऊपर हम आते हैं। अब देखिए, जब आप एप्लीकेशन भरने के लिए जा रहे हैं तो आप तब तक एप्लीकेशन भरने के लिए तैयार नहीं होंगे, या अगर आप सपोज दैट कि नॉमिनी ही हैं और आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको क्लेम करना है, तो आप तब तक इस एप्लीकेशन को नहीं भरेंगे जब तक कि आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र उपस्थित नहीं हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मृत्यु प्रमाण पत्र आप गए और ग्राम प्रधान से बनवा लिए या किसी भी ऐसे नॉर्मली बनवा कर अगर आप क्लेम करेंगे तो वह क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा, LIC उसको रिजेक्ट कर देगी। तो आपको करना क्या है कि आप जो है किसी भी सहज जन सेवा केंद्र पर या जो CSS वाले जो पॉइंट्स होते हैं, आप वहाँ पर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमूमन तौर पर यह जो होता है या जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, इसको फॉर्म संख्या 6G माना जाता है। तो आप सहज जन सेवा केंद्र पर जाइएगा और उनको आप बताइएगा कि हमारे यहाँ डेथ हो गई है। तो कैन भी पॉसिबल वह आपसे मांग सकते हैं कि भाई ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र बना कर दो। तो ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र बनाकर अगर आप उनको दिखा देते हैं तो उसके आधार पर वह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर आपको दे देंगे। अब देखिए, जब आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है तभी आप इस एप्लीकेशन को भरेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन को भरने से पहले अगर आप LIC के अभिकर्ता हैं तब आपको क्या करना है, इस चीज़ को बहुत ही सावधानी से, मैं तो कहूँगा कि आप इस चीज़ को नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले जो मृतक पॉलिसी धारक है उसकी ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। दूसरा, जो दावेदार है या फिर नॉमिनी है उसकी ID प्रूफ प्लस एड्रेस प्रूफ, और साथ में उसका जो बैंक अकाउंट है। इतने दस्तावेज को पहले आप अपने पास मंगा लीजिए, उसके बाद ही इस एप्लीकेशन को या जो भी दूसरे डेथ क्लेम के जो दूसरे फॉर्म है उसको तभी भरिए। अब देखिए, जब आप इन दस्तावेजों को सबसे पहले मंगा लेते हैं तो सबसे पहले आपको यह जांच करना चाहिए कि यह जितने भी संबंधित दस्तावेज हैं उसमें संबंधित व्यक्ति के नाम एक समान होने चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने मृतक पॉलिसी धारक का आधार कार्ड आपने मंगवाया है और जो नॉमिनी है उसका भी आधार कार्ड आपने मंगाया है, और सपोज दैट कि जो नॉमिनी है वह मृतक पॉलिसी धारक की पत्नी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले यह चेक करना चाहिए कि जो मृतक पॉलिसी धारक है उसमें उसका नाम जो लिखा हुआ है और जो पॉलिसी में नॉमिनी है उसके आधार कार्ड में पति का जो नाम है, क्या दोनों सेम है या उन दोनों में डिफरेंस है। अगर सेम है कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंस है आप सामने से बोल दीजिए कि देखिए इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद अगर आप नॉमिनी के डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ आप चेक करेंगे? नॉमिनी के डॉक्यूमेंट में उसका नाम क्या लिखा हुआ है, उसके बैंक अकाउंट में उसका नाम क्या लिखा हुआ है, क्या दोनों एक है या दोनों में अंतर है। यदि अंतर है तो आप इस एप्लीकेशन को भरने से पहले, या यूं कहूं कि मृत्यु दावा के लिए कार्य करने से पहले, आप उनको अलर्ट कर दीजिए कि भाई देखिए इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक इसी तरह से जो अलग अलग दस्तावेज हैं, जैसे देखिए कुटुंब रजिस्टर की नकल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो कुटुंब रजिस्टर है, कुटुंब रजिस्टर में फैमिली मेंबर्स के जो नाम हैं, या फिर अगर आपका क्लाइंट राशन कार्ड वगैरह दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में राशन कार्ड में उनके जो नाम हैं, उनकी जो एज है, क्या सभी एज जो दूसरे दस्तावेज हैं उनसे मैच करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो ठीक है, नहीं करती है आप उनको पहले ही अलर्ट कर दीजिए कि ठीक है आप पहले इसको सुधार करा लीजिए। क्योंकि क्लेम की शुरुआत करने से पहले ही अगर आप अपने जो वो नॉमिनी है या जो दावेदार है अगर आप उसको अलर्ट नहीं करते हैं तो बाद में जब आप क्लेम दायर कर देंगे तो निश्चित रूप से LIC इन चीज़ों के ऊपर आपको बोलेगी कि भाई ये क्या है, ये नाम में गड़बड़ी है, आप इसको सुधार करा कर ले आइए। तो उधर LIC आपसे कहेगी, इधर ये क्लाइंट बोलेगा कि बताइए मैंने आपको एक ही काम दिया था, वह काम भी आप ढंग से करा कर नहीं लेकर आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, खास तौर से जब आप एप्लीकेशन ही लिखना शुरू कर रहे हैं उससे पहले ही।
आप क्लाइंट को खुलकर बता दीजिए। अब देखिए, अब बारी आती है आपको एप्लीकेशन भरने की। तो फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ एप्लीकेशन भरने की ही जानकारी दे रहे हैं। तो एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले नाम लिखना है। तो पॉलिसी बॉन्ड में जो नाम लिखा हुआ है, उसके दस्तावेज में जो नाम लिखा है, उस नाम को देते हुए और तब आप जो है एप्लीकेशन के अंदर आप मृतक पॉलिसी धारक का नाम नोट करेंगे। पॉलिसी बॉन्ड के अंदर नॉमिनी का नाम क्या लिखा हुआ है, उसके दस्तावेज में नाम क्या लिखा हुआ है, इन चीज़ों को मैच करते हुए तब आप नाम नोट करेंगे। सपोज दैट कि आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको फॉर्म भरना आपकी मजबूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या, जैसे सपोज दैट राधे श्याम नाम लिखा हुआ है किसी एक दस्तावेज में और दूसरे दस्तावेज में सिर्फ राधे लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो मेरा सुझाव यह होगा, सबसे पहला तो चीज़ यह है कि यह पक्का है कि प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो बेहतर यही है कि उसी समय आप क्लाइंट को अलर्ट कर दें कि देखिए सर, ये प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से क्लेम रुकेगा, तो आप इसमें सुधार कराइए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अभी क्या है, इस फॉर्म को भरना जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में राधे श्याम उर्फ राधे यानी दोनों ही जो नाम हैं उनको आप एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करें और तब आप एप्लीकेशन को दायर करें। ठीक इसी तरह से जहां कहीं भी उम्र लिखना हो तो उम्र को भी जो दूसरे दस्तावेज हैं उनसे मैच करते हुए नोट करें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए हर फॉर्म में जब भी आप डेथ क्लेम के फॉर्म को भरेंगे तो उसमें क्या है, मृत्यु का टाइम दिखाया जाएगा, आपको लिखना होगा। तो मृत्यु के एक्यूरेट टाइम को आपको नहीं नोट करना चाहिए। जैसे बहुत सारे डेथ क्लेम में होता क्या है कि शाम को 7 बजे आपने लिख दिया या प्रातः के 8 बजे आपने लिख दिया है। हालांकि इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इश्यू खड़ी होती है, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर अगर सपोज दैट आज तो आप क्लेम दायर कर रहे हैं, सपोज दैट किसी कारण से वह जो डेथ क्लेम है वह कोर्ट में चला जाता है, तो अगर वह कोर्ट में जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा लिखे गए एक एक शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसे असमंजस वाली स्थिति समझ में आती है और आपको टाइम नोट करना है तो वहाँ पर लगभग शब्द का यूज जरूर करें। जैसे में लगभग शाम के 7 बजे या लगभग प्रातः के 8 बजे या लगभग 7:15 बजे, इस तरह के शब्दों का आपको उपयोग करना चाहिए। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे मतलब डेथ क्लेम में आपको इससे सुविधा रहेगी। तो अगर आपने पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया है तो उसमें डमी डाटा के साथ मैंने सैंपल फाइल दी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि आपको उसमें कोई समस्या होगी, आप देख लीजिएगा। जो मुख्य बातें थी उसको मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करके अगर आप डेथ क्लेम का एप्लीकेशन एलआईसी में जमा करते हैं, अच्छा हाँ देखिए, जब आप डेथ क्लेम का एप्लीकेशन देंगे ना तो सिर्फ एप्लीकेशन देने से काम नहीं चलेगा। यह जो आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र को उस एप्लीकेशन के साथ नत्थी करके आपको एलआईसी में भेजना होता है। अब जब आप एलआईसी में जमा करते हैं तो देखिए कई बार कंडीशन क्या होता है ना, मैंने कई ब्रांचों में ऐसा देखा हुआ है कि अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो जो वहाँ पर जो स्टाफ बैठा हुआ होता है ना, वो कुछ न कुछ कमी दिखाकर और आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके वापस करता है। तो अब होता क्या है कि जो खासतौर से हमारे नए अभिकर्ता हैं वो क्या है कि आप वहाँ से लौट आते हैं, फिर आप उसको दोबारा जो भी वो बोले होते हैं आप उसको दोबारा सुधार कराते हैं, फिर ले जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। डेथ क्लेम होने के बाद सपोज दैट कि अगर कहीं कोई कमी हो भी रही है, आप ठीक है नॉमिनी को आप बोल दीजिए कि वह सुधार कराता रहे, लेकिन आपका यह दायित्व तो बनता है कि आप एलआईसी को इस चीज़ की लिखित सूचना दें और उसका प्रमाण आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि कल की डेट में सपोज दैट कि अगर यह जो डेथ क्लेम है अगर कोर्ट केस भी बनता है तो आपके पास यह प्रमाण जरूर रहे कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया हुआ था, आपने एलआईसी को समय से सूचना दे दी थी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप डेथ क्लेम के लिए एप्लीकेशन करते हैं, एलआईसी को सूचित करते हैं, तो फिर अब ये एलआईसी का दायित्व हो जाता है कि उस डेथ क्लेम की जांच करे। अगर वह विलंब करते हैं तो यह उनकी गलती है। सपोज दैट आपने डेथ क्लेम का इंफॉर्मेशन देने में सपोज दैट कि 6 महीना साल भर का समय लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में एलआईसी या जो भी दूसरी जीवन बीमा कंपनियां हैं उनको एक मौका यह जरूर मिल जाता है कि आपने क्लेम की सूचना हमको देर से दी, जिसकी वजह से कि हमको जांच करने में असुविधा हो रही है और इस वजह से हम आपके क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि एलआईसी में ऐसा केस बहुत कम देखा गया है, हमको लगता है कि 0.001% भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव यही होगा कि सपोज दैट कि क्लाइंट के पॉलिसी में या उसके जो दस्तावेज हैं अगर उसमें कहीं कोई कमी भी है
तो ऐसी कंडीशन में भी आपको LIC में क्लेम दायर करना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि वह जो बैठा हुआ स्टाफ है वह आपके एप्लीकेशन को ले ही नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में मेरा सुझाव आपके लिए यह होगा कि आप जो नॉमिनी है ना, उस नॉमिनी से आप बोलिए कि आप इसको कोरियर के जरिए या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए एक्नॉलेजमेंट लगाकर, ताकि जब यह दस्तावेज LIC रिसीव करे तो LIC ने रिसीव किया हुआ है उसका प्रमाण पत्र आपके पास आ जाए। या फिर अगर सपोज दैट कि आप LIC में यह दस्तावेज भेज रहे हैं, कोरियर के जरिए भेज रहे हैं, तो जब आप कोरियर कर रहे हों तो उसकी टोटल वीडियो रिकॉर्डिंग करके और आप उसको रखे रहें। और देखिए, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि यह जो जानकारी है यह कोई वकील ही आपको देगा। जो वीडियो रिकॉर्डिंग जिस डिवाइस से आप कर रहे होते हैं वह वीडियो रिकॉर्डिंग उसी डिवाइस में रहनी चाहिए। अगर आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को किसी दूसरे डिवाइस में आप सेव कर देंगे तो वह कानूनी दस्तावेज नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप कोई दस्तावेज बाई कोरियर या बाई पोस्ट अगर आप भेज रहे हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपने डिवाइस में रखे हुए हैं, तो जब तक डेथ क्लेम का पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक वह आपके उसी डिवाइस के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए, वह रिकॉर्डिंग आपके उस डिवाइस में सुरक्षित रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहे हैं जिनको हिंदी की अच्छी जानकारी नहीं है, ख़ासतौर से उड़ीसा क्षेत्र के कुछ अभिकर्ताओं ने ऐसा मैसेज हमको किया था, और महाराष्ट्र के कुछ अभिकर्ता का भी कहना था कि सर मराठी में आप वीडियो बनाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी आती है, अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास यह किया हुआ है कि यह जो जानकारी है इसको मैं अंग्रेज़ी में प्रस्तुत करूं। हालांकि मैं जानता हूं इंग्लिश की स्पीकिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि भाई मेरी ये फैमिली है, आप हमारी फैमिली के ही एक मेंबर हैं, तो अगर मेरी कहीं कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैंने अंग्रेज़ी भाषा में एक चैनल बनाया है जीवन बीमा बाज़ार के नाम से। तो आप YouTube पर जीवन बीमा बाज़ार लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा यह चैनल मिल जाएगा। तो अगर आपको हिंदी ढंग से समझ में नहीं आती है तो मुझे लगता है कि इंग्लिश आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर आप चाहें तो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा प्रयास कैसा रहा है, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश कैसी है, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कैन बी पॉसिबल आपके मन में कुछ संशय हो, कुछ संदेह हो, अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी यह वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप अपने किसी क्लाइंट की मदद करना चाहते हैं या परिवार में कोई व्यक्ति है जहां डेथ क्लेम हो गया है, तो आप अगर उनको मदद देना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के लिंक को उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इस वादे के साथ समाप्त करता हूं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय सिया राम जी।